हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर कोई आप स्टूडेंट हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप एकेडमिक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक एग्जाम के लिए आप सोच रहे हैं कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए और आप आज भी इन चीज़ों में काफ़ी उलझे हुए हैं कि हमें किस तरह से हम एक कोई भी सब्जेक्ट को फिनिश करें और किस तरह से हम एग्जाम में A+ नंबर लेके आए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मील का पत्थर जिसको कहते हैं वो साबित होने वाली है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में वैसे बेसिकली मैंने इसको बनाया है यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत, लेकिन ये कोई भी स्टूडेंट जो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हो किसी भी क्लास में हो या ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए ये वीडियो सबसे बेस्ट है। अंत तक देखिएगा, एकदम मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा वो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है किसी सब्जेक्ट को फिनिश करने का। किसी सब्जेक्ट को फिनिश करने का हमने यहाँ फोकस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे किया, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो कंपटीशन की तैयारी करवाता है। तो आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप कर दीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए ये एकदम बेस्ट चैनल है टिस्का एकेडमी। तो इससे बेस्ट चैनल हो सकता है आपको कोई दूसरा मिल जाए, पर ये चैनल भी बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, तो अगर हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं, लेकिन एकेडमिक में भी अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मिस मत करिएगा, क्योंकि देखिए इस वीडियो को बनाने के पीछे सबसे अहम कारण क्या है कि कई एग्जाम्स आ रहे हैं आपकी लाइन से। जैसे 5 सितंबर को यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम आ रहा है, पता ही होगा आपको, और उसके बाद इसकी भी सीरीज चल रही है हमारी, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा जाके। दूसरी चीज की एक 13 से 24 अगस्त के बीच में एग्जाम होंगे सीजीएल के, एसएससी सीजीएल जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपने एग्जाम्स कराता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का, जिसमें वो आपको इंस्पेक्टर से लेकर गैस्टेड रैंक तक के पद देता है। वो एग्जाम्स होने वाले हैं 13 से 24 अगस्त के बीच में, तो उसकी भी तैयारी आपको करनी है। साथ ही साथ 10 अक्टूबर को आईएएस है, तो उसकी भी तैयारी आपको करनी है। उसके अलावा इन सारी चीजों के अलावा आपका आपका 24 अक्टूबर को पीसीएस है, पीसीएस का एग्जाम है, और 24 अक्टूबर को पीसीएस का एग्जाम है, और 5 दिसंबर को आरओ जो कि पीसीएस कराने वाला है उसका डेट भी आ चुका है। तो इतने एग्जाम्स आ रहे हैं, तो अगर आप तैयारी नहीं अच्छे से करेंगे तो आप सोचिए आप क्लियर कैसे करेंगे एग्जाम को। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 13 से 24 अगस्त के बीच में एसएससी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन आएगा। 5 सितंबर को यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर एग्जाम होने वाला है, ये 2021 की मैं बात बता रहा हूं। और उसके बाद 24 अक्टूबर को पीसीएस का एग्जाम होगा, 10 अक्टूबर को सिविल सर्विस आईएएस का एग्जाम होगा, और 5 दिसंबर को 2021 को आरओ का एग्जाम होगा। तो इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आ रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आप जान पाए वो टिप्स और ट्रिक्स कि आप किस तरह से पढ़ाई करें और किस तरह से सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें। क्योंकि देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी एग्जाम में आपको तैयारी के लिए पहले आपको उस कंपटीशन के जो पेस होता है कंपटीशन का, उसको क्लियर करना होगा। उसके लिए सब्जेक्ट्स बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो अगर आपके सब्जेक्ट पे पकड़ मजबूत है किसी भी सब्जेक्ट पे, तो आप सेक्शनल वाइज भी अच्छा नंबर पाएंगे, जिससे कि आपको जो होल एंड सोल जो पूरा कंप्लीट जो आपके पेपर में नंबर रहेंगे वो काफी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पहली ट्रिक के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम की, आप चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें चीज होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एकेडमिक में भी अगर आते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के ही एनालिसिस करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा समझ लीजिए कि इसको मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि ये एक वो चीज है जिससे आपको ये पता लगेगा कि पेपर आखिर आने वाला कैसा है। एक तरह से समझ लीजिए ये आपके भविष्य के बारे में आपको बताता है कि देखिए, कहा गया है, एक महान साइंटिस्ट ने कहा था कि अगर आपको अपने भविष्य के बारे में जानना है तो अपने पास्ट का अध्ययन कीजिए, और पास्ट के अध्ययन में आपने जो गलतियां की उसको सुधारिए, और पास्ट की चीजों से आप सबक लेके, अगर आपने अच्छा काम किया तो आपने किस मेथड को फॉलो किया था कि आपने इतना बढ़िया काम किया, तो उस चीज को समझिए और उसी हिसाब से एक्ट कीजिए। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाइए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो पहले ही लगाने को बोल देना है, जबकि हकीकत ये है कि अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया अच्छे से पढ़ाई करना, तो अभी हमें क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो हम कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयार करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, ऐसा है फ्रेंड्स कि जब आप
क्वेश्चन पेपर उठाएंगे उसको सॉल्व करेंगे, हो सकता है आपसे क्वेश्चन ना हो। यहाँ ये टारगेट नहीं है कि आप कंपटीशन चल रहा है कि आपको 100 में 100 पाना है। यहाँ पे सिर्फ इतना है मतलब है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन किस तरह से आने वाले हैं और हम किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करेंगे, और ये आपको आपके नोट मेकिंग में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए और उसके जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं और साथ ही साथ उसके जो आंसर दिए गए हैं, क्योंकि मैं यहाँ सॉल्व पेपर की बात कर रहा हूँ, सॉल्व पेपर आपको करने हैं जिससे कि आपको आंसर भी पता हो। अब ये नहीं कि आप एक पेपर लेके बैठ जाइएगा और आप कहेगा कि यही पेपर है। अगर आप पेपर सिर्फ एक पेपर लेके बैठ रहे हैं सॉल्व करने के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पुराना, जैसे मान लीजिए यूपीएससी का ही आप लेके बैठे, तो आप 2020 का यूपीएससी सिविल सर्विस का 2020 का अगर पेपर लेके बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब आप थोड़ा सा अपनी रिसर्च करके उसके आंसर को एनालिसिस कीजिए, नहीं तो किसी कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट के आप क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कीजिए। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कीजिए। किसी भी कोई भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने की सबसे फर्स्ट स्टेप, एकदम फर्स्ट स्टेप है ये। और उनके जितने भी क्वेश्चन हो, उनके आंसर हो, उनकी प्रॉपर स्टडी कीजिए। स्टडी करने का फायदा क्या होगा, स्टडी करने से आप ये जान पाएंगे कि उस टॉपिक्स का रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है। मतलब हर सब्जेक्ट, देखिए क्या होता है, ढेर सारे टॉपिक से एक क्या बनता है, एक सब्जेक्ट बनता है। अगर टॉपिक हम ढेर सारा ऐड कर दें तो क्या बनेगा, एक सब्जेक्ट बनेगा। अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें, क्योंकि वेन डायग्राम में पिक्टोरियल फॉर्मेट में यानी पिक्चर के फॉर्मेट में चीजें समझाई जाती हैं, तो अगर देखिए, अगर हम कहें कि ये टॉपिक है, ठीक, ये टॉपिक है, तो यहाँ पे क्या है, इसके भी ऊपर इसको भी ओवरलैप कर लेगा ये सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट में एक से ज्यादा टॉपिक होते हैं। तो अगर आपको टॉपिक है तो उस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि देखिए जब आप नोट्स बनाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा उसमें कि आप सिर्फ चुनिंदा चीजें ही लिखिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कुछ भी उसमें लिख देंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो चुनिंदा चीजें ही लिखनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, अगर आप उसको लिखते हैं तो इससे फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि चुनिंदा चीजें ही आप उसमें नोट में अपने लिखेंगे, और इससे फायदा ये मिलेगा कि आपकी नोट काफी इफेक्टिव बनेगी और आपको एग्जाम को क्लियर करने में जब आप बार बार उसी नोट को रिवाइज करेंगे तो आपको काफी फायदा भी मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले सबसे फर्स्ट स्टेप लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए और उनसे ये जो क्वेश्चन है उन्हें जो है खूब क्वेश्चन है उसके आंसर को प्रॉपर स्टडी कीजिए, जिससे आप जान पाए कि आखिर उस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। तो इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। तो ये हो गया पहला, आपको पहला काम क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और टॉपिक को देखना है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के, जिनसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। एक लिस्ट बनाइए की फाइंडिंग्स की। की फाइंडिंग मतलब एकदम इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, ऐसे एक लिस्ट बनाइए और इस पे आप बताइए, इसमें देखिए फाइंडिंग की लिस्ट बनाइए, जिसमें मैंने आपको जैसे बताया पिछली वीडियो में कि पिछले स्लाइड में कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट को, हमें टॉपिक के रिक्वायरमेंट को जानना है। तो टॉपिक देखिए, आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, अपने टॉपिक के रिक्वायरमेंट को हमने जान लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। इस लिस्ट में हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी चीज, हम उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट जो है वो उसको लिस्ट बाय लिस्ट करके यहाँ लिखेंगे कि चलो ये एग्जाम में इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, जैसे बुद्धिज्म से ज्यादा, एंशिएंट हिस्ट्री है तो उसमें बुद्धिज्म ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जैनिज्म से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें जैनिज्म से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, बुद्धिज्म से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। और मान के चलिए कि अशोका के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, गुप्ता एम्पायर के बारे में पूछ रहा है। तो ये एक टॉपिक हमको पता चलेगा की रिक्वायरमेंट, और साथ ही साथ आपको ये भी लिखना है कि किस हद तक पूछ रहा है, किस हद तक वो जा रहा है, कि कितना ज्यादा, मतलब कितने टफनेस का लेवल क्या है, वो भी आपको जानना है। तो एक लिस्ट बनाइए की फाइंडिंग्स, किसको हमने की फाइंडिंग नाम दिया है, तो जिससे कि आप समझ सके उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। और इसको जानने का फायदा क्या होगा आपको, आप उसका ध्यान रखेंगे जब भी आप अपनी नोट्स बनाएंगे, अपनी खुद की नोट बिना अपने नोट के जो लड़के नोट्स नहीं बनाते हैं उनका एग्जाम निकालने का चांस 99% कम हो जाता है। तो नोट्स तो बनानी ही है आपको। अगर नोट आप नहीं बता रहे हैं तो समझिए आप प्रॉपर तैयारी नहीं कर रहे हैं। ए पर्सन हु डू नॉट मेक नोट्स इज कंसीडर टू बी ही इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप आपसे भ्रम है कि आप तैयारी करें, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको पता चले कि नोट में लिखना क्या है। और लिखने के लिए आपको टॉपिक की इंपॉर्टेंस, आप पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करें तो उस नोट्स को बार बार रिवाइज करें जब भी आप, तो आपकी पूरी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो आपको जब भी आप नोट बनाए तो उसमें ध्यान देना है कि कौन सा जो एग्जाम है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसकी सारी जो लिस्ट है की फाइंडिंग, उसी हिसाब से हम नोट्स बनाएंगे। इसमें आपको नोट बनाने में काफी हेल्प होगा की फाइंडिंग करने से। अब तीसरा काम क्या करना है,
कि देखिए जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए तो प्रॉपर टाइम ले लीजिए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मान के चलिए कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को जैसे आपने मॉक लिया उसको, तो कोशिश करिए तो अगर आप मॉक के फॉर्मेट में लगाएं तो ज्यादा बेटर है। तो मॉक अगर लगा रहे हैं तो टाइमर लगा के मॉक लगा लीजिए। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि आप सॉल्व पेपर उठाइए और उसको जो है उसके एक एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसका आंसर, फिर अपने से उसका आंसर एक लगाइए। एक क्वेश्चन मान लिया आपने पढ़ लिया, उसके बाद उसका एक आंसर लगाइए आप, और आंसर आप मान लीजिए ABCD में से आपको जो ठीक लगे उसमें आप आंसर लगा दीजिए। मान लिया आपने C आंसर लगा दिया, तो अब आप देखिए कि उसमें एक्चुअल में उसका आंसर क्या है और आपने क्या, और अगर सही आपका तो ठीक है। आखिर आप क्या उसके बारे में, टॉपिक के बारे में पहले से जान रहे थे या आपने कहीं सुना था उसके बारे में। तो ये सारी चीजें अपने माइंड में रखिए कि जिससे आप अपनी वीकनेस को भी पहचान पाए। तो प्रॉपर टाइम रखिए किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि देखिए आप एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने बैठेंगे, आप क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप चले जाएंगे, फिर आप कुछ और काम करने लगेंगे। तो ये चीज बिल्कुल सही नहीं होती है, क्योंकि अगर आप फिर मान लीजिए फिर अब अगले दिन फिर बैठे और फिर मान लीजिए 10 क्वेश्चन लगा रहे, मान लीजिए 100 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 10 क्वेश्चन एक दिन लगाया, 12 क्वेश्चन अगले दिन लगाया, उसके अगले दिन 15 क्वेश्चन लगा रहे हैं। इससे घाटा क्या होगा आपका कि फाइंडिंग जो आप जो लिस्ट बनाएंगे, जो मैंने आपको बताया लिस्ट, ये लिस्ट आपकी बहुत गंदी बनेगी। और अगर लिस्ट आपकी एकदम गंदी बनती है तो इसका मतलब ये गंदी का यहाँ है इस सेंस से कि आप वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, आप कुछ ना कुछ पॉइंट उसमें मिस ही कर देंगे। इसीलिए टाइम रखिए। मान के चलिए आप जान रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में 6 घंटे लगेंगे, तो आप 6 घंटे का टाइम रखिए और फिर सेटिंग करके बैठिए। अब ये नहीं कि 6 घंटे में आप कहीं बाहर चले गए, टहल के आ गए, ऐसा कुछ मत करिएगा कि जिसमें आपको टाइम वेस्ट हो आपका। तो इससे क्या है कि देखिए आप प्रॉपर टाइम रखिए कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, और कोशिश करिए कि एक पेपर के सब्जेक्ट को कंप्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करिए एक समय में। क्योंकि अगर होता क्या है, वक्त के साथ आप प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं और हो सकता है आप कुछ की फाइंडिंग को मिस कर दे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसका रिजल्ट क्या होता है कि आप कोई भी चीज, कोई पर्टिकुलर फाइंडिंग को ऐड नहीं कर पाते अपनी नोट में, जिससे आपकी नोट जो इनइफेक्टिव हो जाती है, इनकम्प्लीट हो जाती है उस एग्जाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये तीसरी टिप है हमारी तरफ से। चौथी चीज क्या है, उस की फाइंडिंग को जो आपने बनाया है लिस्ट को, उसको बार बार पढ़िए, कई बार पढ़िए, कम से कम 10 बार, 10+ टाइम्स पढ़िए उसको। उसमें ढेर सारी चीजें तो आपने लिखी नहीं है, आपने ये लिखी होंगे अशोका का पूछ रहा है इंडियन हिस्ट्री में, और मॉडर्न हिस्ट्री में मुस्लिम लीग का पूछ रहा है। तो इस तरह से आप एक लिस्ट बनाए तो उसको बार बार पढ़िए, क्योंकि आप जान पाएंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने 10 पॉइंट, आपने मान लीजिए कि आपने पेपर सॉल्व किया, आपने 17 पॉइंट पाया कि 17 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन 17 पॉइंट को बार बार पढ़िए। कोई नोट बनाने से पहले ये नहीं कि एकदम से नोट स्टार्ट कर दीजिए। लड़के यही गलती करते हैं, एकदम से नोट स्टार्ट कर देते हैं। पहले आप बार बार उसको रीड करने की, जितनी बार रीड अगेन एंड अगेन कोशिश करिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब देखिए अब क्या काम करना है, आपने की फाइंडिंग भी बना ली, लिस्ट भी बना ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। अब क्या करना है, एक बुक लिस्ट बनाइए कि ठीक है अगर मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत ही पढ़ूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। या मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं तो पहले 6 से लेकर 12 तक की मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, उसके 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ूंगा, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ूंगा, 6 से 12 तक की, और उसके बाद मैं पॉलिटी पढ़ूंगा लक्ष्मीकांत की। तो एक बुक लिस्ट बनाऊंगा और सब्जेक्ट को अपने की फाइंडिंग के अकॉर्डिंग हम एक बुक लिस्ट बनाएंगे। तो ये आप एक तय कर लीजिए आप इस चीज को। अब क्या करना है, छठा काम आपको बुक्स को रीडिंग कीजिए। देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने आपको जैसे बोला नोट मेकिंग करना है, एकदम से नोट मेकिंग करने मत लग जाइए, पहले बुक्स रीड करिए और अंडरलाइनिंग मेथड का यूज कीजिए, या की थिंग या स्टेटमेंट जो भी हो उनको अंडरलाइन करनी, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा अंडरलाइनिंग से देखिए फायदा क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको नोट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हालांकि नोट तो आपको बनाना ही पड़ेगा, लेकिन आप क्या करेंगे, बस इसी नोट में जो आपने इसमें अंडरलाइन की उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ के आप चाहे तो एक नोट बना सकते हैं। और एक फायदा एक ये भी होता है कि अगर आपकी समहाउ आपकी नोट मिस हो गई तो आपको ये बुक में आप अंडरलाइन किए हैं तो आपका ये कहीं नहीं जाएगा। और एक और चीज, एक और आपको फायदा मिलेगा इसका कि जब आप नोट में अंडरलाइन, जब आप बुक में अंडरलाइन करेंगे तो कि आपको बुक से भी आप चाहें तो आप रिवाइज कर सकते हैं। समहाउ अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपकी नोट्स बुक नहीं मिल रही है, कुछ ऐसा समस्या हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हर सब्जेक्ट के हम लोग नोट्स भी नहीं बनाते हैं। हम कुछ सब्जेक्ट नोट तो बनाते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि हम नोट्स नहीं बनाते, हमको लगता है ये तो हम बुक से ही पढ़ लेंगे। तो छोटी छोटी चीजें, जैसे मान लीजिए एनवायरमेंट में लास्ट के 4 चैप्टर बायोलॉजी के हैं, तो या तो आप इसके नोट बना लीजिए या तो उस बुक से ही रिवाइज कर लीजिए। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह की आप अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि 4 चैप्टर है उसके लिए क्या नोट बनाना, तो इसलिए आप कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हम लोग यूज करेंगे। तो आप पहले बुक को पढ़िए और उसको अंडरलाइन करिए, इससे आपको फायदा सबसे पहले आपके माइंड में भी चीजें लंबे समय तक रहेंगी, याद रहेंगी। अब क्या करना है, नोट्स पे आपको नोट पे काम स्टार्ट करना है, और अगर जरूरी हो और
और अगर आपको लगे कि नोट बनाना जो है, अगर नोट बनाइए, अगर जरूरत हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेन रीडिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि आप चाहें तो बुक से भी आप रिवाइज कर सकते हैं अंडरलाइनिंग करके, तो आप वो भी कर सकते हैं। नहीं तो आप नोट्स बनाइए, नोट्स तो बनाना सबसे बेस्ट होता है, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नोट्स से बनाइए, और जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नोट बनाइए, और अदरवाइज और फिर उसकी, और नहीं तो आप रिवाइज कर सकते हैं प्लेन रीडिंग करके। अब दूसरा क्या है, अब आठवां, अब यहाँ लास्ट क्या है हमारा, मॉक को सॉल्व कीजिए। देखिए मॉक को सॉल्व कीजिए और इवेल्युएट कीजिए कि आपकी नोट्स की क्वालिटी क्या है, या जो आपने बुक अंडरलाइन किया, बुक अंडरलाइन से पढ़ रहे हैं या आपने नोट से पढ़ रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी क्या वो चेक कीजिए। और अगर कुछ आप मिस कर रहे हैं तो उसको वहां ऐड कीजिए। जैसे मान के चलिए आपने कोई नोट बनाया, उस पर मान के चलिए आपने मान के चलिए पॉलिटी का कोई नोट्स बनाया, उसमें आपने सारे आर्टिकल के बारे में लिखा है, लेकिन आपने डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जिक्र नहीं किया है। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, देखिए डीपीएसपी के बारे में अगर आपको जानना हो तो इसमें हमने पूरी कंप्लीट वीडियो तो अभी नहीं बनाई है, लेकिन एक वीडियो है जिसमें हमने लेवल ईपीएफओ की एक वीडियो हमने बनाई थी, उसमें हमने डीपीएसपी के बारे में समझाया है। अगर डीपीएसपी के बारे में आपको समझना हो तो यहाँ पे ये देख लेना, इस जगह ये जो दिख रहा है यहाँ पे, उस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए तो आपको ये देखिए लिंक दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करिए, ऊपर जो है इस पर क्लिक करिए, तो इस पर आप डीपीएसपी क्या है इसके बारे में एक समझ लेंगे यार। तो ये क्या है कि अगर मॉक को सॉल्व कीजिए और इवेलुएट कीजिए अपने नोट्स की क्वालिटी को, और या बुक जो अंडरलाइन किया उसको, और अगर कुछ मिस हुआ है तो उस नोट्स में ऐड कर लीजिए, और इसको तब और इसमें चीजों को ऐड करते रहिए। मॉक भी सॉल्व करिए, उसको ऐड करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व ऐड कीजिए, वो टॉपिक को पर्टिकुलर की जो आप नहीं जानते, जिसके बारे में आपने सारे अपने नोट में मेंशन नहीं किया है, तो उसको आप करिए और इससे बार बार रिवाइज करिए। और ये काम देखिए, नोट में आपको ऐड करने का काम तब तक करना है जब तक क्या करें, आपको नोट में तब तक ऐड करना है जब तक आप जो है उस नोट्स को कंप्लीट नहीं कर लेते, मतलब आपको कुछ ऐसा टॉपिक नहीं बच जाता है कि जो आपने अपने नोट में ऑलरेडी ना लिख लिया हो। बहुत मोटी नोट नहीं बनानी है आपको किसी भी चीज की, आपको नोटबुक जो भी बनानी है वो मान के चलिए कि अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये कोई भी नोटबुक आपकी अगर एक तगड़ा पेज है, मान के चलिए एक पेज है, एक बुक में अगर 300 पेज है, तो एक पेज से आपको मान के चलिए आपको 10 स्टेटमेंट से ज्यादा नहीं लेना है। अगर मान के चलिए उसमें 50 स्टेटमेंट दिया है एक लाइन में, तो आप 50 स्टेटमेंट उसमें दिया हुआ है इस एक पेज में, मान लीजिए एक पेज, मान लीजिए ये किताब है ऐसे, ये दोनों तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों तरफ अगर बुक को ओपन करने पे अगर वो उसमें 50 स्टेटमेंट दिए तो उसमें से सिर्फ 10 स्टेटमेंट को आपको नोट करना है। बहुत ही तगड़ा कोई टॉपिक होगा तो उसको आपको ऐड करना, वरना आपको नहीं ऐड करना है। बहुत मोटी नोटबुक नहीं बनानी, वरना आप अंत में पढ़ेंगे ही नहीं। ऐसा करने से फायदा क्या होगा आपको, आपकी नोट एकदम इफेक्टिव, अब आपकी नोट जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। अब आप जितना चाहे मॉक टेस्ट दीजिए और आप देखिएगा कि आप नंबर बहुत ही अच्छे पाएंगे। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। देखिए हम इस टॉपिक में बात कर रहे थे कि किस तरह से हम इफेक्टिव नोट बना सकते हैं। तो हमको पहला काम क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर है हमको उनको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करिए, आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए और उसके आंसर को भी इवैल्यूएट कीजिए कि हमें क्या कैसा था, उसकी प्रॉपर स्टडी कीजिए क्या कहां से आया, और टॉपिक के रिक्वायरमेंट को जानिए, और क्योंकि जानना बहुत ही जरूरी है नोट मेकिंग के लिए। फिर क्या करिए, एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट में आप सारी चीजों को लिखिए कि एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस लिस्ट को बनाइए। और उसमें जो की फाइंडिंग है उसमें की फाइंडिंग लिखिए, जैसे मैं ये बताया हूं आपको, की फाइंडिंग लिखिए जिसमें आप उस एग्जाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जब भी आप नोटबुक अपनी बनाएंगे तो उस टॉपिक को या वो टॉपिक या वो पर्टिकुलर आपसे छूटे ना, इसके लिए आपको उस लिस्ट में की फाइंडिंग लिखना होगा। तो इसके लिए एक लिस्ट बनाइए। आप एक और काम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर टाइम रखिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, पूरा प्रॉपर टाइम रखिए और प्रॉपर टाइम रख के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए और कंप्लीटली। और एक कोशिश करिए, जैसे कि एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो अगर 6 घंटे में सॉल्व करना है तो 6 घंटा बैठ के पूरा सॉल्व करिए। क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर आप क्या करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, आप टालने लगते हैं चीजों को। आपने मान लीजिए एक दिन 10 क्वेश्चन पेपर लगाया, अगले दिन 12 पेपर लगाया, तो इससे आपकी नोट इफेक्टिव नहीं बन पाएगी, क्योंकि की फाइंडिंग आपकी कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगी इसमें, जिससे आपका नुकसान होना है। इससे रिजल्ट क्या होगा कि आप कोई पर्टिकुलर फाइंडिंग को ऐड नहीं कर पाएंगे, जिससे आपकी नोट इनकम्प्लीट रहेगी, और जो कि एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल नहीं रहेगी, और जो इसका को आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। फिर जो आपने की फाइंडिंग बनाया उसको बार बार रीड करिए, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि नोट्स को हमको इन टॉपिक को मिस बिल्कुल नहीं करना है।
फिर आप एक बुक लिस्ट बनाएंगे अपने की फाइंडिंग के अकॉर्डिंग, कि देखेंगे कौन कौन से बुक में क्या क्या दिया हुआ है। हो सकता है आपको एक सब्जेक्ट की 3 बुक पढ़नी पड़े, तो आप उसको भी आप बनाएंगे कि ये पर्टिकुलर 5, 6 और 7 चैप्टर में एक बुक से कर लूंगा और 7, 8, 9 चैप्टर में अगले बुक से कर लूंगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बुक लिस्ट बनाइए और उसको मान ली 2-3 राइटर की हो तो उस हिसाब से बनाइए, और बुक लिस्ट बना के उसको जो है उसमें जो है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग की फाइंडिंग को ध्यान में रखते हुए बुक लिस्ट बनाइए। उसके बाद आप बुक को पहले पढ़ के अंडरलाइन करिए उसको, उसके जो भी स्टेटमेंट आपको इंपॉर्टेंट लगे। उसके बाद नोट्स को अगर बनाइए, अगर जरूरी है तो, नहीं तो प्लेन रीडिंग भी आप कर सकते हैं अपनी बुक से ही। तो 2 फायदा मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि नोट बनानी चाहिए इसमें क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी निकल के आ रहे हैं तो नोट बनाइए, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं बुक में अंडरलाइन करके उसको पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी आपको कोई पेपर मॉक सॉल्व करते वक्त कोई नया टॉपिक दिखेगा तो आप इसी बुक में एक कागज पे लिख के स्टेपलर मार सकते हैं अपनी बुक में, नहीं तो आप इसको चिपका सकते हैं, नहीं तो आप स्टिकी नोट्स का प्रयोग कर सकते हैं। स्टिकी नोट से क्या होता है कि आपकी रंगीन होता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और इस तरह से आप उसमें आप अपने पेज में चिपका देते हैं उसको, और जिससे आपकी चीजें वहीं की वहीं रहती है। तो अगर नोट बनाइए अगर रिक्वायर्ड हो तो प्लेन रीडिंग भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद मॉक कोर्सेज जितना ज्यादा मॉक को प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए कि मॉक में और अपनी क्वालिटी और मॉक को सॉल्व करने के बाद देखिए कि आपके नोट से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो नहीं आए, जो आधा चाहिए था लेकिन नहीं आया, आपने क्या क्या चीज मिस किया उसको देखिए, इवेल्युएट कीजिए अपने। इससे आपके नोट्स की क्वालिटी का आपको पता चलेगा, और बुक जो अंडरलाइन की उसमें भी आपकी सोच उस एग्जाम को टच कर पाई है या नहीं, आपको पता चलेगा। अगर आपने कुछ मिस किया है तो उसको ऐड करिए, और तब तक ऐड करते रहिए जब तक नोट आपकी कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद रिवीजन करते रहिए बराबर, और आप एग्जाम में एक दिन क्लियर जरूर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यही चीज थी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा। यूपीएससी कंप्लीट कोर्स सिविल सर्विस की कंप्लीट सीरीज चल रही है, यूपीएससी पीएफओ की भी सीरीज चल रही है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की, यूजीसी नेट सोशल वर्क की चल रही है। अगर आप तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इस तरह की चीज़ों को आप मिस कर देंगे। कोई सुझाव सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं आप, नहीं तो आप इस नंबर पे भी हमें कोई भी रिक्वायरमेंट हो या कुछ शिकायत हो हमसे, या कोई भी ऐसी चीज़ हो आप हमें बता सकते हैं। कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना हो तो भी बता सकते हैं। दिस गाय को फेसबुक पे फॉलो कीजिए, टिस्का अकेडमी को फेसबुक पे फॉलो कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो जब भी लोड होती है तो आपको किसी ना किसी सोशल मीडिया की लिंक से आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे साथ चैनल को बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।